Hello students, welcome to the world of mathematics. This is Mahendra Sanghani and you're watching my YouTube channel Math is Everywhere. So this is my 12th video for this chapter matrix. In our last two videos we have seen the method by which we can find inverse of matrix using elementary transformation method. Okay, so for those two lectures, in that two lectures we have ultimately seen four questions, two question for 2 by 2 matrix and two question for 3 by 3 matrix to find inverse of matrices. Based on that, I have already told you that you just need to calculate the inverse of matrix for the exercise 3.4 all the question. If possible, I think you have completed all the questions. Now I am giving you the solution for all the question of exercise 3.4 so that you can verify your answer with my answer, and also I am giving you another technique to find inverse of matrices. So let's start with the first question. As you can see, this is what the method. Don't see second method right now. First you need to focus on method question 1, and you just need to verify your answer, okay, for the first question. Now as I'm discussing here that why we need to see second method also using determinate. Well, this method you will study definitely in chapter number 4, determinate chapter, but here I am giving you this method. Why? Because you can calculate or you can verify your answer of the first method. ये जो फर्स्ट मेथड के यूज से जो भी आंसर बना, हमारा जो आंसर बन रहा है वो आंसर बहुत ही लेंथी प्रोसीजर से बन रहा है, तो आप ये आंसर को पहले से ही ये सेकंड मेथड से बना सकते हो शॉर्टकट से, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है, दिस शॉर्टकट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स, नॉट फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स, बिकॉज 2 by 2 एंड 3 by 3 दोनों में फॉर्मूला तो एज इट इज़ है, बट 3 by 3 में ये एडजॉइंट फाइंड करना मुश्किल है, और 2 by 2 में ये एडजॉइंट फाइंड करने की प्रोसीजर बहुत ही सिंपल और छोटी सी है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला है ए इनवर्स का, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यू नीड टू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड ए इनवर्स फॉर एनी मैट्रिक्स। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ए, और इसका डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 1 into 3 दैट इज 3 माइनस दिस 2 into -1 दैट इज -2। ओके, नाउ व्हाट इज एडजॉइंट ए? तो अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि एडजॉइंट ए में आपको कैसे हिंट क्रिएट करके लिखना है। बाद में हम एग्जैक्ट देखेंगे कि भाई वो कोफैक्टर के यूज से एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। दैट विल सी इन चैप्टर नंबर 4। फिलहाल अभी हम सिर्फ एडजॉइंट ए का शॉर्टकट बना रहे हैं, मतलब एडजॉइंट ए कैसे शॉर्टकट से, मतलब कम से कम टाइम में कैसे फाइंड किया जाए फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। ओके, सो एडजॉइंट ए बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो ए मैट्रिक्स है ना, इसमें प्राइमरी डायगोनल वाले एलिमेंट को हम ट्रांसफर इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब 1 3 को लिख देंगे 3 1, चलो लिख दिया, ठीक है। एंड देन ये जो सेकेंडरी डायगोनल वाले एलिमेंट है उसकी साइन चेंज करेंगे, मतलब ये 2 है तो ये -2 लिख दिया, और यहाँ पे -1 है तो उसको हमने लिख दिया +1, ठीक है। सो जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस, अब ये जो नीचे है 1 by, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 by 3 + 2 दैट इज 5 into दिस, तो उसका मतलब ये हुआ कि बस 1 by 5 अंदर मल्टीप्लाई करना है सबके साथ। सो व्हाट विल गेट, तो 3 by 5, 1 by 5, -2 by 5 and 1 by 5. So this is what the answer that we can easily find from the second method, है ना। सेकंड मेथड से आपको बहुत ही सिंपल और फटाफट से आंसर मिल जाता है, एंड जस्ट दैट यू कैन वेरीफाई बाय दिस आंसर। एज यू कैन सी 3 by 5, 1 by 5, -2 by 5 and 1 by 5, which is your answer। ओके, सो अगर आपको फर्स्ट मेथड पूछी गई है एग्जाम में कि भाई चलो पहला क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि भाई चलो क्वेश्चन नंबर 1 ये है,
A equal to this matrix and find inverse of this matrix using elementary transformation technique, then you should have to follow this method. Okay, you cannot apply second method, you have to follow the first method. But in exam what you can do, in rough work you can calculate the second method, कैलकुलेट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से आप एक बार इनवर्स फाइंड करके देख लो, फिर पहली मेथड जो हमारी पूछी गई है वो एग्जाम में चालू करो, उसका लास्ट तक आंसर बनाओ। बाय चांस अगर आंसर यहाँ पे नहीं बन रहा है, अगर यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर हमारे जो रफ में सेकंड मेथड से बनाया है उससे अगर मैच नहीं हो पा रहा है, देन यू कैन डायरेक्टली राइट दैट आंसर ओवर हियर। बस उसी को यहाँ पे लिख दो, ठीक है, उसी को यहाँ पे लिख दो और फिर बोल दो कि यही ए इनवर्स है। फिर बाद में अंदर अंदर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर चेक करने जाओगे तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो आप हर एक स्टेप को चेक नहीं कर सकते बाद में एग्ज़ाम में, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। सो डेफिनेटली यू नीड टू फॉलो व्हाट, आप वो पार्टी वाली मेथड यूज़ कर लो, पीछे से चालू करो, एक आध दो स्टेप बस वही तरीके से फॉलो हो ऐसा दिखा दो, दैट्स ऑल, है ना। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इसमें बीच वाले कोई स्टेप्स देख के सर पता नहीं कर सकते क्या कि मतलब इसमें आंसर सही है या नहीं, तो मैं बोलूँगा नहीं, इसमें पहले से चालू करके लास्ट तक के जो स्टेप है ना वो बहुत अलग अलग तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब स्टूडेंट 1 बोलेगा मैं ये तरीके से कर रहा हूँ, स्टूडेंट 2 बोलेगा मैं दूसरा तरीका कर रहा हूँ, स्टूडेंट 3 बोलेगा मैं तीसरा तरीका कर रहा हूँ, है ना। मैंने आपको एक परफेक्ट मेथड दी है कि स्टेप 1 2 3 4 ऐसा मैंने बताया है, उसके हिसाब से फॉलो करो। वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर बन सकती है, बहुत सारे अलग अलग फैकल्टी अलग अलग प्रोसीजर के हिसाब से, कोई बोलेगा सर कोई बोलेगा बच्चों कॉलम से चालू करो, ये सभी चीज़ों को कॉलम से आप हैंडल करो। कोई बोलेगा ये 1 बनाने के लिए आप उसको नंबर से डिवाइड मत करो, समझ लो यहाँ पे 1 बनाना था मुझे, समझ लो ये 5 है तो इसको मुझे 1 बनाना था, तो मुझे 5 से डिवाइड करके 1 नहीं बनाना है, दूसरे कोई तरीके से भी 1 बना सकता हूँ मैं। यहाँ पे समझ लो मैं अगर पहली वाली रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर डाल दूँ, है ना, तो क्या होगा ये 5, और ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया -4, इसके अंदर डाला तो क्या बना 5 - 4 1, तो ये 1 बनाने का दूसरा तरीका हो गया ना। सो ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं जो 1 बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, हर स्टूडेंट ऐसी सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए एग्जामिनर को पता है कि इसमें हर एक के अलग अलग प्रोसीजर के आंसर रहेंगे, बस पीछे का आंसर सभी का मैच होगा। सो एग्जामिनर विल डेफिनेटली चेक द फाइनल आंसर, है ना। तो आपको फाइनल आंसर परफेक्टली दिखा के रखना है, बीच में कहीं पे बस ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लिखना है, बस आप अपने हिसाब से लिखते जाओ। अगर बाय मिस्टेक आंसर आपका जो है वो आंसर आपके रफ वाले आंसर सेकंड मेथड वाले आंसर से मैच नहीं हो रहा है, तो आपको बस ये सेकंड मेथड वाला जो आंसर है ना उसको पीछे लिख देना है और आपका क्वेश्चन ख़त्म कर देना है ना। वहाँ पे ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया था, वैसे भी 11th में भी बहुत सारे क्वेश्चनों में इस तरह की हिंट देता था, बस उसी तरह से आप यहाँ पे भी करना है आपको फॉलो, अदरवाइज डेफिनेटली यू विल नॉट गेट योर फुल मार्क्स। हाँ, बट दिस थिंग्स कैन बी हैपन इन 2x2 मैट्रिक्स, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स में सेकंड मेथड बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाती है। 3x3 मैट्रिक्स में सेकंड मेथड विल टेक टाइम, सेकंड मेथड भी टाइम लेगा, इतना टाइम नहीं लेगा जैसे फर्स्ट मेथड तो बहुत सारे स्टेप लेगा 3x3 मैट्रिक्स में, तो उतना टाइम तो डेफिनेटली नहीं लेगा। बट समझ लो अगर फर्स्ट मेथड जो है मैट्रिक्स की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाली टेक्निक वो समझ लो 10 मिनट ले रहा है, तो सेकंड मेथड कम से कम 5 या 4 मिनट तो लेगा ही, पक्का पता है, बराबर। तो अगर कोई स्टूडेंट सोचेगा सर तो मैं क्या करूँ कि दोनों को दिखा दूँ क्या, एक को रफ वर्क में करूँ, एक को फुल सप्लीमेंट्री में करूँ क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा रिस्क फिर वहाँ पे नहीं लेना चाहिए। हाँ, ऐसा रिस्क ले सकते हो कब, जब आपके पास फुल टाइम रहे, और वो कब आप सोच सकते हो कि आपके पास टाइम है या नहीं है, तो वो लास्ट में सोच सकते हो, तब तक तो आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास टाइम है या नहीं एग्जाम में, है ना। तो मेरी एक एडवाइस ये है कि अगर ये 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए, 3x3 मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में पूछा जाए, तो आप
वो क्वेश्चन को लास्ट में अटेंड करो, है ना, वो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लास्ट में अटेंड करो। ऐसी कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे, ताकि ये क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर पाओ। पहला तरीका आपने डिटर्मिनेट वाला यूज़ कर लिया, उसको रफ में सॉल्व करके तुरंत उसका आंसर बना दिया। डिटर्मिनेट वाला तरीका कम से कम 3-4 मिनट में वो हो गया। फिर आपको पहला वाला तरीका जो आपको एग्जाम में दिखाना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो दिखाना है वो वाला तरीका आप अपने सप्लीमेंट्री में लिखो। फाइनल में अगर बाय चांस आंसर मैच हो गया देन दैट इज गुड। आपका जो सेकंड मेथड डिटर्मिनेट वाला आंसर और इसका आंसर अगर मैच हो गया देन इट इज दी बेस्ट, है ना, ये सबसे अच्छी बात होगी। अगर मैच नहीं हो रहा है देन डेफिनेटली यू नीड टू जस्ट सबमिट योर रफ वर्क आंसर। वो सेकंड मेथड वाला आंसर जो है ना उसी को बस यहाँ पे रख दो। ओके, बस बहुत हो गया, ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समझा दिया आपको कि क्या करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, अगर समझ में नहीं है मैं जो बोलना चाहता हूँ तो एक बार और सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना, और सीरियसली एक बार शांति से बैठ के सुनो कि भाई सर क्या कहना चाहते हैं। एग्जाम के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आपको कैसे आपकी जो मेंटालिटी है उसको फॉलो करनी है, कैसे प्लान करना है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाए। 2x2 है, डेफिनेटली दोनों मेथड से सॉल्व करो। 3x3 है तो अगर टाइम है तो दोनों मेथड से सॉल्व करना है, अगर टाइम नहीं है तो बस पहली मेथड पे ही स्टिक रहो। उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपके पीछे वाला आंसर अगर मैच नहीं भी हो तो भी कुछ ना कुछ मार्क्स तो दे देंगे वो लोग, है ना, क्योंकि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने फुल्ली अटेंड किया है, लास्ट का ए इनवर्स भी बना दिया है, फिर ए इनवर्स सही नहीं आया तो भी वो लोग मे बी 2 या 2.5 या 3 मार्क्स तक भी दे सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि आपने पूरी प्रोसीजर तो लिखी है और उसमें भी कहीं पे ऐसा नहीं लोचा दिख रहा है, ऐसा अगर उसको फील हो जाए एग्जामिनर को देन डेफिनेटली दे विल गिव मार्क्स। 2 या 2 से ज़्यादा भी मार्क्स दे सकते हैं। दे कैन नॉट गिव 4 फुल्ली मार्क्स तो नहीं दे सकते बट ऐसा कर सकते हैं। बट हाँ 4 मार्क्स लाने के लिए आपको एग्जैक्ट आंसर दिखाना पड़ेगा और वो एग्जैक्ट आंसर आप सेकंड मेथड से वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो या बना सकते हो। ठीक है, चलो फिर सेकंड वाला क्वेश्चन वो भी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। जस्ट यू नीड टू वेरीफाई योर आंसर। आपको मैंने जो होमवर्क में दिए थे सभी क्वेश्चन के आंसर बना दो। और ये सेकंड क्वेश्चन को मैं एक बार सेकंड मेथड से भी कर लेता हूँ, डिटर्मिनेट वाली मेथड से। ठीक है, तो सेकंड मेथड में क्या है भाई, सेकंड मेथड में आपको ए इनवर्स फाइंड करना है 1 बाय डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो डिटर्मिनेट ऑफ ए क्या होगा इसमें, तो फिर वो होगा 2 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 1 इंटू 1, सो 2 माइनस 1, सो दिस इज 2 माइनस 1 इंटू ये एडजॉइंट मैंने कैसे बताया था। एडजॉइंट का शॉर्टकट तरीका क्या है, ये दोनों को प्राइमरी डायगोनल वाले एलिमेंट को इंटरचेंज करो, दैट इज 2 1 बिकम 1 2। खास ध्यान रखना ये भूल मत जाना, अगर भूल गए तो वैसे भी चैप्टर 4 में आप एग्जैक्ट तरीका देख लोगे, वहाँ पे आप समझ के भी कर सकते हो, बट जितना पता है उतना शॉर्टकट अगर याद रह गया तो ये काम आपको फटाफट करके देगा। और ये सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट में साइन चेंज करनी है बस। तो ये 1 बाई क्या हो गया 1, है ना, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से फाइनली हमारा आंसर क्या बन गया, जो है वही 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 2। यू कैन वेरीफाई दिस आंसर विद दिस वन। ये आंसर है ना, इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो 1 माइनस 1 माइनस 1 2। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस आंसर। सो बाय डेफिनेटली सेकंड मेथड यू कैन इजीली गेट योर आंसर, और इसीलिए मैं इसको आपको रफ में सॉल्व करने की एडवाइस दे रहा हूँ। मे बी अगर ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन वो लोग 2x2 का पूछ ले तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी ऐसी ज़्यादा है कि अगर वो 3x3 वाले क्वेश्चन ही पूछते हैं, बट बाई चांस अगर 2x2 वाला क्वेश्चन पूछ लिया एंड इफ दे हैव सेड दैट फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस 2x2 मैट्रिक्स, go for this both the method. Clear? Now let's have third question. अब मैं ये शॉर्टकट तरीका मतलब जो डिटर्मिनेट वाली मेथड वाला तरीका मैं हर एक क्वेश्चन में आपको नहीं दिखा रहा हूँ। यू जस्ट नीड टू डू बाय योरसेल्फ। आप अपने हिसाब से करते जाओ। सभी क्वेश्चन में आप सेकंड वाली मेथड का तरीका यूज़ करो और आपका आंसर इसके आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं वो देखो सभी में। ठीक है,
देन क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट वेरीफाई योर आंसर। वीडियो को पॉज करते जाओ, बीच बीच में वीडियो को पॉज करते जाओ और आपके आंसर को और आपकी प्रोसीजर को चेक करो कि सही आपने सभी जगह पे स्टेप लिए है या नहीं लिया है, कहीं पे एरर है या नहीं, क्या एरर है, किस लिए है, वो सब चेक करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, हाँ ये क्वेश्चन 12 जो मैंने एग्जांपल कल 11th वीडियो में दिखाया था ना, वही है। देखो दोनों एलिमेंट मतलब पूरी की पूरी रो अगर 0 है, 0 0 0 है, अगर LHS में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आ जाती है जिसमें 0 0 0 वाली पूरी की पूरी रो आ जाती है, तो वो केस में हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसका भी एक क्वेश्चन उन लोग ने एग्जाम एक्सरसाइज में रखा है। देन क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, देखो वी कैन ऑल्सो परफॉर्म स्टेप 1 बाय अदर वे। स्टेप 1 मतलब ये जो है ना स्टेप 1, यहाँ पे ये 2 का 1 बनाना है, दिस इज व्हाट द स्टेप 1, तो वो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। बीच में मैंने एक बार वो बात छेड़ी थी कि कई अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से 1 या कुछ भी बना सकते हैं, बराबर 0 0 बनाने का अलग अलग तरीका सोच सकते हैं। तो उसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये दिखाया है कि ऐसा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही करो। आप एग्ज़ाम में मैंने जो बताई उसी प्रोसीजर को फॉलो करो, इसको 2 से डिवाइड करो, मतलब R1 टेंड्स टू 1/2 R1 ऐसा लिख के भी कर सकते हो। बट फिर भी मैंने बस आपको एक बार दिखा दिया कि ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। क्या किया मैंने, रो 2 को सिंपली इसके अंदर डाल दिया, है ना, रो 1 बन गई, रो 1 प्लस रो 2, तो क्या बन गया, देखो 2 - 1 बन गया 1, है ना, 2 - 1 बन गया 1। सो आपका ये जो 1 है ना, वही आपको यहाँ पे चाहिए स्टेप 1 में, तो बस वो बन गया, है ना। तो कोई स्टेप हमको बनाना है, तो कोई स्टेप को हमको क्रिएट करना है, देन डेफिनेटली यू कैन फॉलो एनी मेथड, है ना, कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। एनी हाउ आपका जो स्टेप 1 2 3 4 है ना, 1 0 0 1 वॉटेवर जो है वो क्रिएट होना चाहिए। उसके लिए आप कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, कॉलम के भी कर सकते हो, रो के भी कर सकते हो। अच्छा, कॉलम के कर सकते हो, हर बार मैं ये बोल रहा हूँ, ये क्या हुआ, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये रो 1 रो 2 ऐसा लिखा है ना, उसकी जगह कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसा लिखा होता है। उसमें कॉलम 1 के कुछ एलिमेंट को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी कॉलम में डाला, ये होता है कॉलम के ऑपरेशन, ठीक है। सो कॉलम के ऑपरेशन भी वैसे ही हो सकते हैं जैसे रो के ऑपरेशन है। यू कैन फॉलो आइदर ऑफ दैट, या फिर दोनों भी फॉलो कर सकते हो। देर इज़ नो वे, देर इज़ नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर दैट। बट मैंने जो बताया उसी तरीके से फॉलो करते जाओ, डेफिनेटली यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। बस अगेन वेरीफाई योर आंसर विद दिस। क्वेश्चन नंबर 14, question 14, again you will find, see both the 0 are there in LHS side। कोई भी एक रो या एक से ज़्यादा रो में completely सभी एलिमेंट 0 आ जाए, डेफिनेटली A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यू नीड टू राइट दैट थिंग्स, ओके। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो लोग। और हाँ, अगर ये वाला क्वेश्चन है ना, अगर वो आप इसको सेकंड मेथड से, डिटर्मिनेंट वाली मेथड से फाइंड करने जाओगे ना, तो क्या होगा, इसमें डिटर्मिनेंट वाली मेथड में क्या प्रॉब्लम होगा, उसमें भी सिमिलरली आंसर आना चाहिए ना। क्या आंसर आना चाहिए, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो आएगा ही। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें नीचे वाला डिटर्मिनेंट है ना, वो 0 हो जाएगा। देखो
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 -4 है ना, 4 -4। बस यहाँ पे एडजॉइंट कुछ भी हो, डिनोमिनेटर ही जीरो है, अगर डिनोमिनेटर जीरो है, एडजॉइंट ए कुछ भी है, नीचे जीरो है, देन डेफिनेटली ये तो पॉसिबल होगा नहीं, अनडिफाइन हो जाएगा ना। दैट इज वाई ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो आप सेकंड मेथड का तरीका है ना, उसको देख के भी समझ सकते हो कि हाँ ये तो डेफिनेटली इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनवर्स में दोनों साइड मतलब दोनों तरीके, पहले वाला तरीका और दूसरा वाला तरीका, दोनों मेथड से आपको सिमिलर ही चीज़ें दिखाई देगी। अगर इसमें अनडिफाइन आ रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं ही करेगा। मतलब जब ऐसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो रहेगी ना, तब इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। और वो सभी जगह पे जहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो है, वो सभी मैट्रिक्स में कोई एक आध रो तो जीरो होगी ही पूरी की पूरी। सो ऐसी कंडीशन कब होगी, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, तब डेफिनेटली ऐसी कंडीशन आएगी और आएगी ही। ठीक है। एंड क्वेश्चन 15 हमने ऑलरेडी देख लिया था एक आध लेक्चर में मेरे ख्याल से। क्वेश्चन 15 को तो मैंने करवा लिया ना, ये इसका आंसर ए इनवर्स। एंड क्वेश्चन 16 को भी मैंने आई थिंक लाइव लेक्चर में करवा लिया है, फिर भी आप इसके आंसर एक बार अपनी बुक में लिख लेना। ठीक है, या फिर अगर लिखा है तो चेक कर लेना बराबर लिखा है कि नहीं, है ना। कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है, बस वो खास ध्यान रखना है। क्वेश्चन 17 अगर आपने सॉल्व किया है, डेफिनेटली वेरीफाई कर लो आपके आंसर को, प्रोसीजर को खास। ठीक है। और क्वेश्चन 18 ये तो आपको पता ही है, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। अगर मैट्रिक्स ए एंड बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। अगर ए इनवर्स ऑफ बी है तो ए इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी है ना, ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी, लाइक दिस वी कैन राइट। अब दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये हो गया ए बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। अब मैंने बताया था आगे पहले लेक्चर में कहीं पे भी कि बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाता है, आई। सो ए बी इक्वल टू आई। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए बी इक्वल टू आई कौन से ऑप्शन में है, तो ओनली डी में ही है, दैट्स ऑल। और उसी तरह से आप बी इज इनवर्स ऑफ ए से आप बी ए इक्वल टू आई भी फाइंड कर सकते हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर जब ए एंड बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो हमेशा ही ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई ही रहेगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट ऑनवर्ड्स, कल से हम एक्सरसाइज, फाइनल एक्सरसाइज, ये तो हमारी फाइनल एक्सरसाइज नहीं थी, फाइनल एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, उसके एग्जाम्पल एंड उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप ये सभी क्वेश्चन को बराबर से नोट कर लेना, ताकि आपको इसमें कोई डाउट रहे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एग्जाम्पल, मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।